Welcome students to our channel. Welcome to the team, CA Jeevan Patil. Learning the ropes, understanding of partnership final account. हेलो। आज हम सीखने जा रहे हैं 12th HSC पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। पार्टनरशिप क्या है ये आपको सबको पता है, बट द मेन क्वेश्चन इज द पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हमें पढ़ना क्यों है? दैट इज द माय क्वेश्चन मार्क। सो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या फाइंड आउट होता है कि जो हमें यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है? तो लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमें ढूंढना क्या है पता है कि एग्जैक्टली कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे फाइनल अकाउंट्स के। तो पहला ऑब्जेक्टिव आता है कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस दोनों में से तो एक कोई तो होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो लगभग एक बार ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस फाइंड आउट हो भी गया आपके पास, तब हम फाइंड आउट करेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अभी आप कहोगे कि सर ये कैसे मिलता है, कैसे आता है? वेट, आगे सब कुछ आपके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो एक बार मेरा नेट प्रॉफिट डिसाइड हो गया या नेट लॉस डिसाइड हो गया, बट ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हम एक फाइनेंशियल पोजीशन ढूंढते हैं बिजनेस की, मतलब बैलेंस शीट। तो इस फिनेंशियल पोजीशन में हमें पता चलता है कि कितना मुझे कितना मेरी एसेट्स है, कितने मुझे रिसीवेबल्स है, कितने मुझे पेबल्स है, कितनी मेरी लायबिलिटीज है। ये सारी चीज़ें फिनेंशियल पोजीशन में आती है। और लास्ट एंड बेस्ट मतलब ये होता है कि भाई इस प्रॉफिट पे मुझे कितना इनकम टैक्स भरना है। तो जब ये चारों चीज़ें साथ में आती है तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट क्यों ज़रूरी है। तो आगे चलते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट क्या होता है, कि एग्जैक्टली फाइनल अकाउंट में बनाना क्या है हमें। तो किस बेसिस पे हमें ये बनाना है, पहले वो 2 पॉइंट देखते हैं। तो उसमें आता है ट्रायल बैलेंस, फिर उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। इसका मतलब है कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के साथ ही प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट बन सकता है। तो करते हैं कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट के बेसिस पे क्या क्या चीज़ें बनती है। तो पहली चीज़ आती है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर दूसरा आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा आता है बैलेंस शीट। तो इसका मतलब है कि इन दो के बेसिस पे ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट दिखाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाता है, एंड द बैलेंस शीट आपकी फिनेंशियल पोजीशन आपको दिखाती है। तो ये दो बेसिस पे ये हमारा आंसर है कि मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊं और फाइनली बैलेंस शीट बनाऊं। तो अगले शीट पे हम जाते हैं, अगले स्लाइड पे हम जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली है क्या और उसका फॉर्मेट क्या है। तो नाउ लुक हियर। तो देखिए आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट आ गया। तो चलो कुछ ट्रेडिंग अकाउंट्स के सब पॉइंट्स पहले क्लियर करते हैं। तो पहला पॉइंट, तो पॉइंट नंबर 1 ये आपको कहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? नॉमिनल टाइप का अकाउंट है कि जो आपको बताता है कि कितना एक्सपेंसेस है और कितना इनकम है। फिर बाद में पॉइंट नंबर 2 आपको बताता है कि ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड और डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब डेबिट साइड में ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाएंगे। और फिर थर्ड पॉइंट आता है क्रेडिट साइड में ऑल डायरेक्ट इनकम चले जाएंगे। तो मतलब डेबिट में आता है एक्सपेंसेस, क्रेडिट में आता है इनकम्स, एंड द लास्ट एंड बेस्ट पॉइंट, तो ग्रॉस प्रॉफिट इफ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड देयर विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस लॉस कब आता है? तो एग्जैक्टली रिवर्स सिचुएशन में डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड देयर विल बी द लॉस। बट ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता कैसे है, बनता कैसे है, कैसे लिखते हैं इसको टू और बाय फॉर्मेट, टी फॉर्मेट में, तो ये देखते हैं अगले स्लाइड पे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं फॉर्मेट। ऑलरेडी हम ट्रेडिंग अकाउंट का थ्योरी डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिस्कस करना है मुझे फॉर्मेट। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड डेबिट साइड क्रेडिट साइड, फिर आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 कॉलम पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर यहाँ पे भी मिलेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट।
तो पर्टिकुलर्स अमाउंट के 2 कॉलम क्यों आते हैं, क्योंकि बेसिकली ये अमाउंट एक कॉलम इनर होता है जहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं, दूसरा कॉलम फाइनली जो अमाउंट दिखाता है। तो सबसे पहले आइटम कौन सा आता है यहाँ पे, तो देखिए टू ओपनिंग स्टॉक, ये आना ही चाहिए, करेक्ट। उसके बाद आता है परचेस माइनस परचेस रिटर्न, एंड क्रेडिट साइड में आता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, इनको हिलाना नहीं है। ये फाइनल यहाँ पे आएगा, मतलब आएगा जो भी आइटम लिखना है इसके बाद लिखोगे, करेक्ट। क्योंकि मैंने पहले से ही बोला था कि आपको ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है इसमें ओपनिंग स्टॉक परचेसेस, मतलब डेबिट से मटेरियल आता है तो क्रेडिट से मटेरियल चला जाता है। यहाँ पे सारे डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखते हैं। तो देखिए कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्टली आपके ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिलेटेड ही होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी के रिलेटेड ही होते हैं इसीलिए, और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के रिलेटेड ही होते हैं। तो फॉर एग्जांपल देखिए वेजेस में भी बहुत सारे आइटम है। देखिए प्रोडक्टिव वेजेस आता है, मैन्युफैक्चरिंग वेजेस आता है, वेजेस एंड सैलरीज आता है, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या आता है, कैरेज इनवर्ड इज नथिंग बट द वॉट ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर विच इज रिक्वायर्ड टू गुड्स ब्रिंगिंग इन टू फैक्ट्री। फ्रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट ट्रांसपोर्ट, तो ये हमें रॉ मटेरियल लाने का खर्चा है। रॉ मटेरियल मतलब क्या होता है, जो लगने वाला मटेरियल है वो लाने के लिए मुझे ट्रांसपोर्ट देना पड़ता है। फिर आता है कस्टम ड्यूटी और उसके बाद है इंपोर्ट ड्यूटी, दोनों का मतलब सेम है। जब मैं रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हूँ तो मुझे कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है। द नेक्स्ट पार्ट इज वॉट कोल, कोक, गैस, मोटिव पावर, दीज आर एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग टू द फैक्ट्री के रिगार्डिंग है, इसलिए ये गुड्स यहाँ पे, इसलिए ये खर्चे यहाँ पे आ चुके हैं। रॉयल्टी देखिए गुड्स बनाने के लिए हमें रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। मान लीजिए कि किसी का मैंने डिज़ाइन लिया हुआ है और उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ तो मुझे रॉयल्टी पे करना पड़ता है। टू फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री की लाइटिंग एंड हीटिंग चार्जेस जो होते हैं वो। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट आइटम आता है वर्क्स मैनेजर सैलरी। देखो वर्क्स मैनेजर मतलब जो फैक्ट्री पे ध्यान रखता है वो। फिर नेक्स्ट आइटम इज फैक्ट्री इंश्योरेंस, करेक्ट। तो लगभग इतने सारे आपके पास क्या है एग्जाम्पल्स है ऑफ द एक्सपेंडिचर, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के। और आप देखोगे तो ये सारे के सारे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। इसका आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग से कोई वास्ता नहीं है और ना ही कुछ उसका रिलेशन है। तो फिर यहाँ से गुड्स तो जाएगा ज़रूर। देखिए ट्रेडिंग के डेबिट में गुड्स आता है, क्रेडिट से जाता है। एक आइटम हम देख चुके हैं कि वो कौन सा गुड जाता है, सेल्स के थ्रू जाता है, उसमें प्रॉफिट भी होता है, बट कहीं कहीं बार हमें लॉस भी होता है। तो यहाँ पे देखो गुड्स लॉस बाय फायर, तो ये लॉस नहीं दिखा रहा हूँ मैं। क्रेडिट साइड में कभी लॉस नहीं आता, क्रेडिट साइड में क्या आता है, गुड्स गया हुआ दिखता है। तो ये इससे गुड्स गया, किसी ने मेरा गुड्स चुरा लिया है, फिर किसी ने मेरा गुड्स मैंने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फिर उसके बाद गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट है, करेक्ट। गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर है कि पार्टनर ने गुड्स विड्रॉन किया उनके सेल्फ यूज़ के लिए, तो हम उसको ड्राइंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे गुड्स क्या होता है, यहाँ पे गुड्स मैंने गया हुआ दिखाया। और लास्ट एंड बेस्ट एक आइटम आता है कि जो लास्ट में लिखना ही पड़ता है हमें, उसको कहते हैं क्या, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये देखो क्लोजिंग स्टॉक फिगर, क्लोजिंग स्टॉक नीचे ही आता है, ऊपर आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इसको भी मैं एक काम करता हूँ, ब्लू लेटर में लिखता हूँ। सो लुक हियर, सो ये क्लोजिंग स्टॉक और इन बाकी लोगों का प्लेस आपको वैसे है वैसे ही रखना पड़ेगा। इन सब का प्लेस की जगह हिलानी नहीं है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बाय, सेल्स और नीचे क्लोजिंग स्टॉक। अब ये सब कुछ होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स क्लोज करना पड़ेगा। तो अकाउंट्स क्लोज करोगे, करेक्ट, अकाउंट्स क्लोज करोगे तो क्या होगा, या तो डेबिट बड़ी होगी या तो क्रेडिट साइड बड़ी होगी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्रेडिट साइड बड़ी है, तो मैंने क्रेडिट साइड का टोटल ले लिया, करेक्ट, ले लिया क्रेडिट साइड का टोटल। वही क्रेडिट साइड का टोटल विल पुट इनटू द, कहाँ पे, डेबिट साइड को। देखो यही टोटल लिया है, यहाँ पे लेके आए, और जब भी यहाँ पे जो बैलेंस फिगर बचेगा उसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। उसको क्या कहोगे आप, ग्रॉस प्रॉफिट कहोगे। एक मिनट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट अभी ये आया कहाँ से, तो इस टोटल से ये ऊपर वाली सारी फिगर्स क्या करनी है, मुझे माइनस करना है, और जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी द माई ग्रॉस प्रॉफिट। यही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है कि जहाँ पे अभी तक
कुछ एडिशनल एक्सपेंडिचर लेस करने बाकी है। इसके रिवर्स जब डेबिट साइड बड़ी रहेगी क्रेडिट से तो क्या रहेगा, ग्रॉस लॉस। तो प्रॉफिट कब आता है, क्रेडिट साइड बड़ी होगी, और लॉस कब आता है, डेबिट साइड। तो ये फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें सिर्फ दिमाग में रखना है कि ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो आइटम आएगा वो यहीं पे आपको दिखेगा। प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, नाउ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाते हैं। इसकी भी कोई 4 पॉइंट्स है यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो उसमें पहला पॉइंट आता है कि ये भी एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नॉमिनल टाइप का है। यहाँ पे भी इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि वहाँ पे डायरेक्ट थे वैसे यहाँ पे सेकेंड पॉइंट में मिलेगा आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी डेबिट साइड में जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। वैसे ही जैसे कि एक्सपेंसेस का एक साइड है, वैसे ही आपके यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 दिखाता है कि इनडायरेक्ट इनकम भी आते हैं। इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या आता है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट में ज़रूर देखेंगे। तो डेबिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्रेडिट में इनडायरेक्ट इनकम्स यहाँ पे देखने मिलेंगे आपको। फाइनली हमें यहाँ पे मिलता क्या है, तो पॉइंट नंबर 4 ये बताना चाहता है कि यहाँ पे हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। और रूल वही है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी हो तब हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, और रिवर्स थिंक करोगे तो नेट लॉस आता है। डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड। तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस दोनों भी साथ में नहीं मिलेंगे। तो अगले शीट पे हम जंप करते हैं, वहां पे देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। अभी यहाँ पे देखिए फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, बीच में लिखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि साल में एट द एंड ऑफ ईयर बनाते हैं, इसलिए फॉर द ईयर एंडेड। 6 महीने का होगा तो फॉर द पीरियड एंडिंग लिखते हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा है क्रेडिट साइड में ये 3 कॉलम है, डेबिट साइड में 3 कॉलम है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मेट नहीं है, जैसे कि ट्रेडिंग में आपको मैंने बताया था आपको कि पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेस और सेल्स लिखना है। P&L में हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट हो या लॉस हो। ग्रॉस लॉस हो तो डेबिट में लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। मतलब जो भी ट्रेडिंग में आएगा वो प्रॉफिट आया तो क्रेडिट में, लॉस आया तो डेबिट में। उसके बाद धीरे धीरे सारे आपको n नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर ही मिलेंगे जो हमें 1 बाय 1 लिखना है, जैसे कि सैलरीज हो गया, करेक्ट। फिर सैलरी यानी वेजेस हो गया, करेक्ट। अमाउंट्स के कॉलम में अमाउंट्स यहाँ पे नहीं है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दैट। फिर आगे आपके आएगा क्या, रेंट एंड टैक्सेस। देखिए ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। देन इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक भी हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग चार्जेस, टेलीफोन एंड पोस्टेज, करेक्ट। देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऐसे बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। ट्रैवलिंग एंड एक्सपेंसेस, यहाँ पे उसकी सारी क्या आएगी, अमाउंट्स आएगी, लगभग सबकी अमाउंट्स आएगी, करेक्ट। फिर आता है, देखिए बहुत सारी बड़ी लिस्ट है यहाँ पे, 1 मिनट। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट, करेक्ट। मतलब सारी डेप्रिसिएशन, जो भी एसेट पे डेप्रिसिएशन निकालते हो वो यहाँ पे आती है। लोडिंग चार्जेस, ऑडिट फीस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, देन रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, देन सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कन्वीनियंस चार्जेस मीन्स ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडिचर, लॉस बाय फायर। वहाँ पे देखिए गुड्स लॉस बाय फायर लिखा था ज़रूर, बट वहाँ पे गुड्स गया था इसलिए लिखा था। यहाँ पे मेरा लॉस हो रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ डेबिट साइड में। गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैम्पल, देन कमीशन गिवन, आपने दिया है कमीशन लोगों को, डिस्काउंट अलाउड किया है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर है, कैरेज आउटवर्ड है, इनवर्ड ट्रेडिंग में आता है, आउटवर्ड डेबिट में। बैड डेब्ट्स, इट इज़ कॉल्ड एज एट इररिकवरेबल डेब्ट्स, वो कभी पैसा नहीं आने वाला, उसको बैड डेब्ट्स कहते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ट्रेडिंग में तो एक्सपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे। जनरल एक्सपेंसेस जिसका कोई नाम नहीं है, लीगल चार्जेस, देन प्रोफेशनल चार्जेस, कोई भी हो सकता है, फिर CA के चार्जेस, जो भी प्रोफेशनल होता है, बैंक चार्जेस एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स, ये सारी क्या है, डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे के सारे एक्सपेंडिचर है। देखिए आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारे फॉर्मेट्स आपके बुक में भी अवेलेबल है, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा गया।
तो वैसे देखिए यहाँ पे इनकम्स आएंगे, तो जैसे कि कमीशन रिसीव्ड, जैसे पेड वैसा रिसीव्ड, डिस्काउंट अर्न, करेक्ट, डिस्काउंट मिला। फिर नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो भी रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड, देन रेंट रिसीव्ड, रेंट पेड हो तो रेंट रिसीव्ड भी होगा, और जिसके लिए नाम नहीं है मिसलेनियस रिसीट्स। जैसे यहाँ पे लॉस ऑन सेल होता वैसे क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रेडिट इज ऑल इनकम एंड गेन्स, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आता है एसेट पे वो क्रेडिट साइड में आता है। तो वैसे देखा जाए तो लगभग सारे आइटम हम कवर कर चुके हैं यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड पे। तो फाइनली इसको करना क्या पड़ता है, इतना सब कुछ होने के बाद हमें एक सिंपल सा यहाँ पे क्या लेना पड़ता है, टोटल लेना पड़ता है, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए टोटल लेके आए, मान लीजिए कि सपोज क्रेडिट बढ़ी हो तो यहाँ पे आएगा टोटल, उस टोटल में से ये सारे एक्सपेंडिचर आप डिडक्ट कर दोगे तो यू विल गेट द व्हाट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। जो भी होगा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, देखिए क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड देन नेट प्रॉफिट। सपोज ऐसा ही डेबिट साइड यहाँ पे लिखेंगे और आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, और यहाँ पे सपोज डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, तो नेट लॉस ट्रांसफर टू द कैपिटल और करंट अकाउंट, प्रॉफिट हो या लॉस हो जाएगा कहाँ पे, फाइनली कैपिटल अकाउंट में ही जाना ज़रूरी है, करेक्ट। तो लगभग ये थी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस वाली सारी फॉर्मेट, करेक्ट। तो यहाँ तक प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा फॉर्मेट खत्म हो गया है। तो देखिए प्रीवियस शीट में हमने ट्रेडिंग देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा। सो अभी हमें देखना है कि बैलेंस शीट, और आपको भी पता है कि बैलेंस शीट एक क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। सो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, ये सबको पता है, स्टेटमेंट मतलब ये फिनेंशियल पोजीशन दिखाता है। सो पॉइंट नंबर 2 क्या बताता है, इट शोज द फिनेंशियल पोजीशन, मतलब मेरी कितनी एसेट्स है और मेरी कितनी लायबिलिटीज है बिजनेस की, वो हमें समझाता है। पॉइंट नंबर 3 सेज दैट एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब बैलेंस शीट में दो साइड रहेंगी, जैसे कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस को होता है, बट वहां पे डेबिट क्रेडिट होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, डेबिट क्रेडिट नहीं लगाते बैलेंस शीट के लिए। एक होता है एसेट, दूसरा होता है लायबिलिटीज। तो राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा एसेट एंड लेफ्ट हैंड साइड को आपको मिलेगा लायबिलिटीज। तो यहाँ पे बताया गया कि राइट हैंड साइड पे एसेट्स है। फिर 4 पॉइंट में वही बताया गया कि आपको लायबिलिटीज कौन से साइड में रिकॉर्ड होगी। बट ये 4 पॉइंट आपको सिर्फ बताते कि बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा वहां पे कि एग्जैक्टली बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है, और बैलेंस शीट में कौन सी टाइप की एसेट्स आती है और लायबिलिटीज आती है, कि कौन सी पोस्टिंग कहां पे करनी है, पार्टनर्स का कैपिटल कहां पे लिखना है, एसेट कहां पे लिखना है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो चलो, तो यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट फॉर्मेट, बैलेंस शीट में ऐसा डेबिट क्रेडिट यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, बिकॉज ऑफ द बैलेंस शीट इज नॉट अकाउंट, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट। सो लायबिलिटीज अमाउंट अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अमाउंट। तो लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, एसेट में क्या क्या आता है, सिर्फ यही हमें देखना है। एडजस्टमेंट की ट्रीटमेंट क्या देनी है वो बाद में देखते कि यहाँ पे एडजस्टमेंट आएगा तो कॉलम, मतलब जो भी आइटम आता है वो इनर में आता है, और जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है वो डायरेक्टली आउटर कॉलम चला जाता है। तो देखिए, सो गुडविल पहली एसेट है अपनी, फिर आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग, करेक्ट, देन प्लांट एंड मशीनरी, देन फर्नीचर एंड फिक्चर्स, देन इक्विपमेंट, देन लीजर प्रॉपर्टी, ये सारी आएंगी, ऐसे नहीं है, इसमें से कुछ भी आ सकता है आपको, पेटेंट, करेक्ट, लूज टूल्स। तो लूज टूल्स तक और इन्वेस्टमेंट, कभी कभी लूज टूल्स करंट एसेट में आता है, बट ये सारी कौन सी एसेट है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। जैसे कि गुडविल एंड पेटेंट्स आर इनटेंजिबल एसेट, तो बाकी की सारी एसेट्स कौन सी हैं, आपकी टेंजिबल एसेट है। इन्वेस्टमेंट टेंजिबल और इनटेंजिबल में कवर नहीं होता, इन्वेस्टमेंट अलग सा होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ अपने पास कोई डॉक्यूमेंट होता है कि मैंने इन्वेस्टमेंट किया गया है। अभी यहाँ से स्टार्ट होती है करंट एसेट, देखिए स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स, करेक्ट, मैंने लोन्स एंड एडवांसेस दिए फॉर द एम्प्लॉयज़ को, देन क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है, सेंट्री डेटर्स आ सकते हैं, यस और नो। तो ये सारी मेरी करंट एसेट होती है। उसमें करंट एसेट में ये भी आता है आउटस्टैंडिंग इनकम्स एंड द आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ये आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब अभी तक इनकम का पैसा अभी तक आना बाकी है। प्रीपेड मतलब अगले साल के खर्चे नेक्स्ट ईयर का मैंने आज ही पे कर दिया, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रीपेड। सॉरी, यहाँ पे आता है बिल्स रिसीवेबल एंड द कैश इन हैंड एंड द कैश एट बैंक। तो ये देखिए, ये सारी एसेट है। इसमें से आपको प्रॉब्लम में कोई भी आ सकता है, मैंने सिर्फ आपको एज ए एग्जाम्पल करके दिया है। देन क्रेडिट साइड को जब सोचोगे या देखोगे तो क्रेडिट साइड में आपको मिलेंगे कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स कुछ भी आ सकता है, जो भी आपके कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल है, मिस्टर एच एंड मिस्टर बीबी, करेक्ट। फिर ये भी आ सकती है, तीसरी भी है, करेक्ट, मिस जीएफ। तो आपको तभी मीनिंग समझा होगा कि क्या लिखा है मैंने, एच, बीबी और जीएफ, है ना। उतने तो आप होशियार हो। जैसे कैपिटल अकाउंट आता है वैसे करंट अकाउंट के भी 3 बैलेंसेस रहेंगे। तो करंट अकाउंट का बैलेंस में भी यहाँ पे रह सकता है, लायबिलिटीज़ में, उसका बैलेंस में भी, एसेट में भी जा सकता है। तो इफ़ दे आर मेंटेनिंग द कैपिटल अकाउंट फिक्स बेसिस पे तो करंट अकाउंट दिखता है, और फ्लक्चुएटिंग बेसिस पे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिखता है। फिर नेक्स्ट आता है जनरल रिजर्व्स की, जो साइड में रखा हुआ प्रॉफिट है वो लायबिलिटीज़ में दिखता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बचा हुआ प्रॉफिट सपोज पार्टनर्स ने बांट नहीं लिया तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। लोन ऑन मॉर्गेज, इट इज़ लायबिलिटी। बैंक लोन, इट इज़ लायबिलिटी। लोन फ्रॉम पार्टनर्स, इट इज़ लायबिलिटी। बिल्स पेबल, इट इज़ लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, करेक्ट। सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऑल दीज आर लायबिलिटीज। जैसे यहाँ पे डेटर था वैसे यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स है। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम था वैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस थे तो यहाँ पे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में था। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, टैक्स की प्रोविजन भी आती है, मतलब सपोज अपने टैक्स पे नहीं किया अभी तक, प्रोविजन करके रखा हुआ है। तो ऐसा बैलेंस शीट बनता है। और फाइनली इस बैलेंस शीट की क्या लेनी पड़ती है आपको, टोटल। जब बैलेंस शीट की टोटल लोगे और टैली करोगे तभी जाके आपका प्रॉब्लम सही है, नहीं तो आपका प्रॉब्लम गलत हो चुका है। सपोज बैलेंस शीट टैली नहीं होती तो, करेक्ट।